नमस्कार। आज 26 जनवरी के अवसर पर केएसके न्यूज़ की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज हम बात करना चाहेंगे राष्ट्र हित पे। राष्ट्र के जो असल मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, राष्ट्र के लिए दिशा और दशा सुधारने के लिए जो आवश्यक हैं, हम उन मुद्दों पे आज बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि जो समाचार पत्र कभी छप कर बिकता था, वो आज बिक कर छप रहा है। इससे जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, उससे जो देश को हानि हो रही है, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें हम जानना चाहेंगे। ऐसे ही एक विचारक हैं जो हम सबके बीच अपनी राय रखना चाहते हैं। देश की को जो असल मुद्दे हैं, उसे दिशाहीन जो हो गए हैं, उनको पुनः जीवित करने के लिए जो उन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, आज हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। राकेश यादव। हम आज सबसे पहले ये बात बताएंगे, इसको और लोगों ने हमसे पूछा था कि मोदी की सफलता का राज क्या है, तो हमने उनको बड़े ही शालीन शब्दों में रामचरितमानस के अनुसार बताया कि भैया, जहां तक मेरी जानकारी में है तो रामचरितमानस में एक चौपाई है कि झूठ मस्करी जे जाना, कलयुग में गुणवंत बखाना। मोदी की सफलता का मेन कारण यही है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि संविदा प्रथा। देश में संविदा प्रथा एक नासूर की तरह है। यदि संविदा प्रथा ना होती तो शायद ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल जाता, नौकरी मिल जाती। आज लोग क्या करते हैं, कई साल संविदा प्रथा पर 10, 15, 12, 14 हजार की नौकरी किया करते हैं और अपने अमूल्य समय जिंदगी का बिताते रहते हैं, लेकिन उनकी जीवन की जो आशा है, अभिलाषा है, वो पूर्ण होती नहीं दिखाई पड़ती है। संविदा प्रथा लोगों के लिए इतना नासूर बन चुकी है। दूसरी तरफ जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, अधिकांश फैक्ट्री में काम करने वाले को निर्धारित वेतन आज भी नहीं मिल पा रहा है, जबकि सरकार की तरफ से निर्धारित वेतन है कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, जिसके लिए अकुशल के लिए वेतन निर्धारित किया गया है, अर्धकुशल के लिए निर्धारित किया गया है और कुशल के लिए भी निर्धारित है। लेकिन एक भी व्यक्ति को निर्धारित वेतन नहीं मिल पा रहा है। कल सुबह उनको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी कोई निश्चित नहीं है। दूसरी तरफ अब आते हैं हम कि सपा सरकार में मुलायम सिंह यादव ने सबसे छोटे कर्मचारी जो गांव में चौकीदार होता है, उसको बढ़ा करके उसका वेतन बढ़ाया और उसका सम्मान किया, पुलिस का भी सम्मान किया, अध्यापक का सम्मान किया। और बीजेपी सरकार में जब कल्याण सिंह की सरकार थी, तब सरकारी अस्पतालों में पर्चा जो बनता है वो 7 रुपए का हो गया था। उसके बाद जब सपा सरकार आई तब फिर वो पर्चा 1 रुपए का हो गया। इसके साथ ही आज भी मीडिया बहुत सारे लोगों की कमियां और बहुत सारी चीजें दिखाती रहती है, लेकिन मीडिया क्या उनको निर्धारित वेतन मिल रहा है, या उनके लिए जो आयोग बना है उस आयोग के अनुसार आज भी वेतन नहीं मिल रहा मीडिया कर्मियों को। उसकी मांग काफी बार हुई भी है, लेकिन खुल के लोग बोल भी नहीं पाते हैं। यह तो बात मीडिया की रही। और इसके बाद हम आते हैं नौजवानों को। 2019 में मोदी साहब ने कहा था कि हम 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, लेकिन आज युवाओं को 2 करोड़ रोजगार नहीं मिल पाया। यहाँ तक का कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की लगी लगाई नौकरी चली गई, वो लोग बेरोजगार हो गए। आज सबसे ज्यादा शिक्षित लोग बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, एमटेक, बीटेक
एमबीए करने के बाद भी उनको 10-15 हजार की नौकरी नहीं मिल पाती है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी उन लोगों में है, सबसे ज्यादा निराशा उन लोगों में है। टीटी पहले क्या था, बीटीसी कर लेते थे, लोगों को विश्वास हो जाता था अब हम मास्टर बन जाएंगे, लेकिन आज टीटी सब कुछ करने के बाद भी उनको कोई उम्मीद नहीं कि हम टीचर बन ही जाएंगे। ये बेरोजगारी की एक तरह से जो शिक्षित बेरोजगारी, आप इस पे अपना व्यू दे रहे हैं। हाँ, शिक्षित सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो शिक्षा क्षेत्र में है। और एक दिन मोदी साहब ये भी कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज से चलेगा। आज कितने लोग ऐसे हैं कि हवाई जहाज से चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से चला होगा? हमको तो नहीं लगता है कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो हवाई जहाज से चला होगा चप्पल पहनने वाला। साथ में अब आप किसी भी शहर के कोने पर चले जाइए जहां पर सुबह हमने सुना था कि जानवरों की मंडी लगती है, लेकिन आदमियों की मंडी लगती है। को दिन भर बिकने के लिए 8 घंटे के लिए बिकने के लिए वो मंडी में जाते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी इंतजार करने के बाद उस दिन उनको काम नहीं मिलता है, या महीने में 10 दिन काम मिलता है। इस महंगाई में उनका 10 दिन काम करने पर कितने लोगों का घर का परिवार सही ढंग से चल पाता होगा, इसको कल्पना करना बहुत ही मुश्किल बात है। आप आज संगठित बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए सरकार ने ई श्रम योजना का शुभारंभ किया है। सरकार ने, इस बीजेपी सरकार में हमेशा आदमी लाइन में ही लगा रहा। सबसे पहले आधार कार्ड के लिए काफी मारामारी रही, बहुत कम सेंटर रहे जहां पर आधार कार्ड बनता हो, तमाम उसके लिए कागजी कार्रवाई हुई। उसके बाद उनको बहुत सारी भागदौड़ करनी पड़ी। उसके बाद नोटबंदी में जो तकलीफ हुई है, काफी लोगों ने लाइन बंदी लग करके नोटबंदी अपनी जो कुछ उन्होंने कमाई की थी उसको बदलवाने के लिए लगे रहे, लेकिन बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बाद अब आ जाइए ई श्रम कार्ड, फिर लाइन में आदमी लग गया, अब ई श्रम कार्ड बनवाते घूमे। सबसे पहले जो निर्वाचन कार्ड होता था वही परिचय माना जाता था, वही परिचय बताने के लिए काफी था, लेकिन उसके बाद आया आधार कार्ड परिचय के लिए काफी हो जाएगा, आधार कार्ड लोग बनवा रहे। अब आया ई श्रम कार्ड परिचय के लिए हो जाएगा, अब ई श्रम कार्ड बनवा रहे। लेकिन अब आप कहा जाए इससे लोगों को क्या फायदा मिला? हम इसमें क्वेश्चन करना चाहेंगे, जब ई श्रम कार्ड जब बनाया जाता है तो उसमें 10,000 रुपए मिनिमम आय दिखानी होती है, तो इससे जो जिसकी 10,000 रुपए मिनिमम आय है तो वो 500 रुपए या 1,000 रुपए लेके क्या करेगा? दरअसल बात यह है कि बेरोजगारों के लिए या रोजगार वालों के लिए ई श्रम कार्ड जो आदमी जो काम कर रहा उसके लिए उन्होंने बनाया, अच्छी बात है, लेकिन इससे हमारा आधार ही जब सारा परिचय है तो ई श्रम कार्ड क्या है? मान लिया कि हम कौन सा रोजगार कर रहे हैं, जब हम रोजगार तो हमको तभी मिलेगा जब हमारे पास कोई सर्टिफिकेट होगा। मान लिया हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर के हम जानकार होंगे तभी तो हमको कोई संस्था रखेगी। ई श्रम कार्ड तो हमको नहीं रख ले, दिखा करके हमको रख लेगी। तो इस तरह ये लोगों को भरमाने का वो है, बाकी इसमें कोई हमको नहीं दिखाई पड़ता कि लाभ हो। इसके अलावा जो नोटबंदी हुई उस पे आप कुछ क्या? नोटबंदी सबसे पहले हम बताते हैं कि जनधन खाता, बड़े पैमाने पर लोगों ने जनधन खाता खुलाया। लोगों को उम्मीद थी कि हमारे खाते में पैसा आएगा, हमारा पहचान भी बढ़ेगी, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये कहा हो कि हमारे खाते में, जनधन खाते में पैसा आ गया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति, जबकि उसको खुलवाने के लिए उन्होंने 500 रुपए किया। कुछ लोगों ने बताते हैं ऐसे ही फ्री में खुला है, लेकिन क्या फायदा हुआ? उससे कोई फायदा तो नहीं मिला। अब आइए आप, इसके अलावा मेक इन इंडिया पे आप कुछ कहना चाहें? मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जो भी हो, ये कितना फायदा हुआ है। आज भी जब हम बात करते हैं कि यहाँ तक कहा गया कि प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण में जब कोई भी बच्चा एमटेक या बीटेक कराने के लिए लगभग 15 से 20 लाख खर्च होते हैं। 20 लाख खर्च करने के बाद वो नौकरी कहाँ करेगा जाकर के? जब सारा सब कुछ निजीकरण हो जाएगा तो नौकरी कहाँ उसको मिलेगी? यदि निजीकरण में नौकरी करेगा जाकर के तो वो क्या करेगा? 18,000 काम करेगा। अब 20 लाख रुपया खर्च करने के बाद इस महंगाई में वो बच्चा 18,000 काम करेगा?
उसकी कुछ अपनी एक आकांक्षाएं हैं ना। अच्छा, आप कोविड पे कुछ कहना चाहेंगे? जो गंगा में जो लाशें बहती रहीं, इसके बारे में लोग भूल गए हैं क्या? देखिए, कोविड या जो थी कोरोना, ये तो विश्व महामारी थी, इसमें काफी लोग परेशान हुए, लेकिन जो उसमें मूल सुविधाएं होनी चाहिए वो जनता को नहीं मिल पाई। यहाँ तक का लोग बताते हैं कि अपने मरीज को ठीक कराने के लिए 50-50 हजार रुपए का गैस सिलेंडर खरीदा, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर खरीदा था। इतनी बड़ी बेड, वेंटिलेटर, अन्य चीजों की तो, दवाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये रही, ये तो शहर का हाल था, लेकिन देहात का और बुरा हाल था। बहुत अच्छी बात तो वहाँ ये थी, जिनको महत्व नहीं दिया जाता था, जो झोला छाप डॉक्टर थे, उन्होंने लाल पीयर दवा दे करके बहुतों सारों को लोगों को ठीक कर लिया। यदि वो न होते तो ये शहर में पानी नहीं दे पाते, ये इतनी बड़ी समस्या आ जाती अगर गांव के झोला छाप डॉक्टर न होती। इस कारण गांव में महामारी का कम असर रहा। इसके अलावा जो मुफ्त राशन मिल रहा है, ये सिर्फ परसेप्शन बनाने के लिए है या लोगों को सच में रियायत देने के लिए? दरअसल ये मुफ्त राशन वाली बात, जो हमको जहां तक का जानकारी है, ये कांग्रेस मनमोहन सरकार जाते जाते एक बना गई थी, उसी योजना के तहत ये दिया जा रहा, और ये भी एक निश्चित समय तक है, मार्च तक का ही है। आगे अब ये देखिए, देश में इतनी बड़ी भूखमरी है कि जिनको बताते हैं कि योगी साहब कहते हैं कि हम 15 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो अब 15 करोड़ लोग मार्च के बाद क्या भूखे रहेंगे? भूखे तो नहीं रहेंगे, कहीं न कहीं कमाए खाएंगे जैसे तैसे। अब इनको चाहिए, सबसे पहले इनको रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए कि लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो ये दूसरे की तरफ हाथ ना फैलाएं। मतलब आपका कहना है सरकार ने भीख मांगने वाला बना दिया? हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर इनको रोजगार ने हमें उस काबिल बना दिया है कि हम सरकार की तरफ ही निर्भर रहें। सरकार की तरफ ही निर्भर रहें। अगर हमको रोजगार मिल जाए तो हम भीख क्यों मांगेंगे? दूसरी तरफ आ जाइए, किसान पे बात करते हैं। किसान देखिए बहुत मेहनती आदमी होता है, वो जाड़ा, गर्मी, बरसात सहते हुए अपने खेतों में काम करता है। उसके बाद आज हालत उसकी ये हो गई है कि आवारा पशुओं से बहुत परेशान है, रात दिन अपने खेतों की रखवाली करता है। यदि कहीं 2 मिनट के लिए सो जाता है तो उसके खेत को आवारा पशु चट जाते हैं, जिससे उसकी 6 महीने की कमाई चली जाती है। और आज डीजल महंगा होने के कारण किसान को 1 बीघे खेत की जुताई 1000 रुपए पड़ती है, और एक खेत को बुआई के समय तैयार करने के लिए 3 बार जुताई करनी पड़ती है। अब 3000 रुपए जुताई के हो गए, उसके बाद बीज हो गए, उसके बाद इतनी महंगी खाद हो गई। खाद की बोरी 50 किलो की आती थी, जिसको 45 रुपए कर दिया गया, और उसके बाद भी उसका रेट भी बढ़ा दिया गया। किसान को क्या दे रहे हैं? और दूसरी तरफ देश में मात्र 6-7%, 8% ऐसे लोग हैं जिनका जो है MSP मिल रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा। यदि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाए आसानी से, तो उनको 2000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। भाई मान लिया किसान सम्मान निधि की बात करें, किसान सम्मान, PM किसान सम्मान निधि, यदि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाए, तो किसी के पास मान लिया 15 कुंटल गेहूं हुआ, तो 15 कुंटल धान हुआ, तो उसका 1950 रुपए निर्धारित मूल्य है, तो और बेच रहा कितने में? 12,000, 1200 में, 1500 में, 1600 में, इससे ज्यादा नहीं बिक पाता है। तो उनका 1 कुंटल पर 350 रुपए घाटा हुआ। तो 15 कुंटल कितना हुआ? 4500 रुपए घाटा हुआ ना। तो इस तरह मिल कितना रहा? 2000 रुपए, 2500 रुपए पर दिन के हिसाब से 17 रुपए। हाँ, उनका 2500 रुपए घाटा हो रहा है। 2500 रुपए मिल 2000 रहा, तो क्या फायदा हुआ किसान का? किसान बीजेपी को क्यों वोट करे? बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो, जब तक उसको सुविधा नहीं मिले तो उसको क्यों वोट करे? गवर्नमेंट की इसीलिए बनाई जाती है कि जनप्रतिनिधि इसीलिए होते हैं, ज्यादा से ज्यादा जनता को सुविधा मिले। अच्छा, पिछली सरकारों में कौन से ऐसे काम थे जो देश और प्रदेश हित में थे? पिछली सरकार, सबसे पहले आप कांग्रेस की बात करें, जिसको ये कहा जाता है 60 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। कांग्रेस एक ऐसी सरकार थी जो 40 साल आगे की सोचती थी कि 40 साल बाद हमारे देश में क्या होने वाला है, कौन सी परिस्थितियां आने वाली हैं। तो कांग्रेस जब से सबसे पहले देखा कि हमारे देश में
पर्यावरण की समस्या होने वाली है। तो उसने पूरे देश में हरित क्रांति शुरू कर दी। उसके बाद उसको मालूम हुआ हमारे देश में दूध की कमी होने वाली है, श्वेत क्रांति शुरू कर दी। उसके बाद देखा बच्चों को, ये जो पढ़े लिख रहे हैं, इनको रोजगार कैसे मिले, जगह जगह फैक्ट्री खुलवा दी, औद्योगिक क्रांति शुरू कर दिया कांग्रेस ने। बहुत सारे एम्स बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनवाए। आज जो रेलवे का इतना बड़ा विकास हो गया है, ये कांग्रेस के इस समय है। कांग्रेस ने बहुत, और सबसे बड़ी बात, भूमिहीनों को 5-5 बीघे पट्टा कांग्रेस ने किया था, जो आज तक का किसी सरकार ने नहीं किया है। जबकि आज देखा जाए 1 बीघे जमीन की कीमत लगभग 80-90 लाख रुपए है, तो 5 बीघे कीमत की कितने का, तो ये काम किसने किया? कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस अपने समय में बहुत अच्छा काम करती थी। अब ये अलग बात है कि भले उसका नेतृत्व तो अच्छा ना हो, इस कारण लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की नीतियां बहुत अच्छी थी। अब आज जो डिजिटल इंडिया की बात मोदी साहब करते हैं, ये किसकी देन है? राजीव गांधी की देन है। जब राजीव गांधी ने सूचना क्रांति लाई थी, तब इस पे काफी लोगों ने विरोध किया था। जो आज डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, यही लोगों ने विरोध किया था कि एक कंप्यूटर 100 आदमियों का काम करेगा। जब 100 आदमी काम करेगा तो देश में बेरोजगारी फैल जाएगी। यह बात जनता को बहुत ही पसंद आई कि ये लोग सही कह रहे हैं। इससे राजीव गांधी की सरकार भी गई। और उसके बाद क्या हुआ, आज उसी से बहुत बड़ा रोजगार हुआ आईटी सेक्टर में, जिसपे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 22 लाख युवाओं को आईटी सेक्टर में केवल रोजगार देंगे। तो वो लगभग सही बात कह रहे हैं। आईटी सेक्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, उनको देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सिर्फ आईटी सेक्टर बढ़ा दिया जाए तो एमटेक बीटेक वाले बहुत सारे बच्चे उसमें समाहित हो जाएंगे। तो ये अखिलेश यादव बहुत सही बात कह रहे हैं। 22 लाख रोजगार मुद्दा बनेगा। बिल्कुल, ये इस चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, आवारा पशु सबसे बड़ा मुद्दा है। और लोग ये भूल रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, उस पर अपनी फोटो लगा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। आज लोगों को रोजगार दीजिए, अपने आप लोग पैरों पर पड़े। आज भी लोग भीख मांगते हैं, बहुत सारे लोग भीख मांग रहे हैं। क्यों? हमारे देश इतना हम आगे बढ़ गए, उसके बाद भीख मांगने की प्रथा क्यों नहीं खत्म हुई? खत्म हो जानी थी ना। हम आज कितने साल आजादी के हमको बीत गए, लेकिन हमारी भीख मांगने की प्रथा नहीं गई। आज भी हमको भीख मांगने वाला बनाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की। मीडिया के लिए एक लाइन कही है किसी शायर ने कि जो अखबार कभी छप कर बिकता था, वो आज बिक के छप रहा है। जो इसमें हो रहा है पेड न्यूज वाला कि ओपिनियन पोल्स वगैरह जो आ रहे हैं, या हम लोग समाचार देखते हैं तो उस पे चैनल देख के अंदाजा आदमी लगा लेता है कि ये किस पार्टी की तरफ बात रखना चाहता है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो बात मीडिया की हो, मीडिया पर भरोसा करते हैं हम भारतवासी, जो है मीडिया भरोसा करते हैं, न्यायालय पे भरोसा करते हैं। लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिससे जो लगता है ये पक्षपात हो रहा है। इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। लेकिन अब ओपिनियन पोल की बात अगर की जाए तो ओपिनियन पोल तो ये तो जनता के उसमें नहीं है। तुमने 10-20 हजार लोगों से पूछ लिया, क्या ये मान्यता प्राप्त है? हाँ, मान्यता प्राप्त होते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ओपिनियन पोल सही हो। अभी बिहार में ओपिनियन पोल फेल हुआ, पश्चिम बंगाल में फेल हुआ है, और अब आने वाला समय इनका ओपिनियन पोल यूपी का भी बताया, 5 राज्यों का बताएगा चुनाव में क्या हुआ है। अखिलेश यादव अभी चुनाव आयोग में गए हैं और उन्होंने अर्जी दी है इस ओपिनियन पोल के खिलाफ, कि उन्होंने कहा है कि जो सरकार है वो अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए पेड मीडिया को पैसा दे के कुछ भी छपवा रही है, कुछ भी उसमें दिखवा रही है। ये सही बात है, कहीं तक का ये पूरी बात अखिलेश यादव की सही है। इसको नहीं दिखाना चाहिए, इससे जनता पे एक प्रभाव पड़ता है, वो मान भी लेता है क्योंकि उससे मीडिया पे भरोसा करता है, इसलिए साइलेंट वोटर का मिजाज बदलने के लिए परसेप्शन बनाया, उनका कुछ न कुछ उनका दिमाग बदलता है कि भाई ये जीत रहे हैं, यही सब कुछ है, अब वो इन्हीं को दे दो। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं भी, ऐसा नहीं मानते हैं कि नई मीडिया जो दिखा रही है वो सही है, क्योंकि कई जगह फेल भी हुए हैं। आज देखा जाए तो अखिलेश यादव की तरफ कितना लोग नवयुवक जन समर्थन उनकी रैली में, या जगह जगह दूसरी तरफ मोदी साहब की हो, अमित शाह की हो, योगी साहब की रैली में लोग बहुत कम जा, कुर्सियां खाली रह रही है। बात करना चाहेंगे। दूसरी तरफ उनके नेता मंत्रियों का विरोध भी हो रहा जनता के बीच में।
हैं, क्योंकि वो 5 साल में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया जो मान लिया सरकार बीजेपी की आज चली जाएगी तो हम इनको कुछ दिन के बाद याद रखेंगे। अब हमको देखिए, मंदिर एक आस्था का विषय है, वो सभी लोग मानते हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, जो भी है सब आस्था का विषय है। लेकिन हमारी रोजी रोटी जो है, हम काम करेंगे, रोजगार मिलेगा तभी चलेगा, मंदिर से नहीं मिलेगा। मंदिर से क्या मिल जाएगा? मान लिया बहुत बड़ा मंदिर बन गया, अब आप मान लीजिए अयोध्या, मथुरा, काशी बहुत विशाल मंदिर बन रहा, बन भी जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या भगवान अब खाली अयोध्या, मथुरा, काशी में रहेंगे और कहीं देश में नहीं रहे? और सारे देश के मंदिर में भगवान नहीं है? अब एक बात हम ये बता रहे हैं कि हरदोई में कौन से भगवान थे, कौन सा मंदिर था? हरदोई में कौन सा मंदिर था? जब नरसिंह का रूप धारण हिरण्यकश्यप का मतलब मारा था, तो क्या था वहां पर? प्रहलाद की रक्षा की थी, वहां तो कोई मथुरा काशी नहीं था। भगवान हर जगह। तो भगवान जो है, ईश्वर जो है, हर घट घट में समाया हुआ। तो कहा गया है कि रामचरितमानस में चौपाई है, प्रेम से प्रकट हुए भगवान। आप जंगल में बैठे हैं जहां पर कोई न हो, वहां पर भी भगवान प्रकट हो जाएंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपकी मदद होगी, आपके भगवान आस्था पे जाते हैं। सबरी को कहां पे दर्शन दे दिया? निषाद को कहां तारा था? निषाद के पूरे परिवार को वहां तारा था गंगा। तो ये भगवान कोई मंदिर में नहीं है। बस ये कहा जाए कि एक किसी ने बहुत अच्छा कहा था, रामचरितमानस में कहा गया है। अब वही ले लीजिए काशी जी की, तो काशी कही गई है, भगवान शंकर के लिए कहा गया, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भोलेनाथ की महिमा जो है सारे संसार में विदित है, उनको तुम खाली मंदिर में एक जगह समेटोगे, सारे देश के खाली वहीं पे जाएंगे और कहीं भगवान भोलेनाथ नहीं है, सब जगह हैं। आप उनको ढूंढने के प्रयास कर, अपनी आस्था प्रयोग करिए, खाली पत्थर दे दे। किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि अब देखिए कौन से ऐसा मंदिर है, विशाल बड़ा मंदिर है जहां पर हरिजन पुजारी हो? कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहां पर हरिजन पुजारी हो। क्यों भाई? हरिजन को वो मानो नहीं है, वो पूजा नहीं कर सकता है क्या? वो अपने घर में ईश्वर की पूजा नहीं करता? करता है। लेकिन उसमें किसी ने कहा था कि यदि हरिजन के छू लेने से है मंदिर का कल्याण नहीं, तो बस मैं यही कहूंगा, मंदिर में पत्थर है, भगवान नहीं। मतलब आप एक तरह से जो जाति प्रथा चली आ रही है, आप उस पे कहना चाहते हैं। लेकिन जहां तक हमने सुना है, भगवान श्री राम ने भी सबरी के झूठे वेद हाँ, तो अब ये देखिए कि भगवान ने कभी भी, उन्होंने सिर्फ एक ही बात रामचरितमानस में कही गई है, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें वो भक्त चाहिए जिसका मन निर्मल हो। हमें छल कपट से कतई नहीं हुआ है कि हम उस पे अपनी राजनीति करें, ऐसा नहीं है। ऐसे भक्त को भक्त नहीं हो ही नहीं सकता जिसका मन जो है छल कपट से युक्त हो, वो भक्त नहीं हो सकता। भगवान का तो भक्त हो ही नहीं सकता। फिर हम डिबेट को अपनी राजनीति तक ले जाना चाहते हैं। जो भाजपा को पिछली बार 2017 में जो लहर थी, मोदी लहर थी, जिसे सुनामी कहें या कुछ भी कहें, उसमें 39% वोट मिला। लेकिन आज के चैनल जो दिखा रहे हैं, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो भी सर्वे, जो भी ओपिनियन पोल लेके आ रहे हैं, एग्जिट पोल लेके आ रहे हैं, ये सब 42-45% दिखा रहे हैं। क्या ये सही? देखिए, ये ओपिनियन पोल कभी सही ना रहे हैं, बहुत कम ऐसे हुए होंगे जो ओपिनियन पोल। आज वो लहर है? नहीं, आज बीजेपी की कतई लहर नहीं है। खास करके बीजेपी के 5 साल के काम, अभी बताया मैंने कि 5 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता याद रखे और उस मुद्दे पर वोट दे। हर जगह हर आदमी कहीं न कहीं परेशान है। अब ये परेशानी तो साफ दिखाई पड़ रही, जब वो खुद कह रहे हैं कि हम 15 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो भुखमरी नहीं तो आदमी कहाँ खुशहाल है? कौन सा ऐसा आदमी है जो हवाई चप्पल पहनने वाला हो जाए? आज डीजल पेट्रोल का रेट कितना पहुंच गया है, हवाई चप्पल तो छोड़ दीजिए, अपनी मोटरसाइकिल लोग नहीं चला पा रहे हैं। तो इनकी कौन सी बात सही है? कितने लोग ऐसे हैं कि 2 करोड़ रोजगार की बात किया था, कितने लोगों को रोजगार दिया? बिजली की बात करते हैं, कौन सा इन्होंने जो है कारखाना, बिजली कारखाना लगाया है जिससे पूरे देश में? तो एक कांग्रेस की, फिर ही कांग्रेस की देन है जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना शुरू किया था। उस समय राजीव गांधी ने शुरू किया था, जिससे आज गांव-गांव में बिजली पहुंची।
एक समय हम लोग जब छोटे थे, उस समय गांव में कमर के बराबर पानी तक का कभी-कभी हो जाता था। पढ़ने जाने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आज हर गांव में खड़ंजा लगा है, डामर रोड बन गई है, लिंक मार्ग बन गए हैं, तो बहुत सारा विकास हो गया है। तो ये सब कांग्रेस के समय का है, कुछ सरकार प्रदेश सरकारों ने भी किया है। अब मनरेगा उस समय चला, अगर मनरेगा न होता तो कोरोना काल में क्या होता, लोगों को रोजगार कैसे मिलता? ये तो कहा कोरोना काल में लोगों को रोजगार मिल गए। अब देखिए मनरेगा में भी इतना सुधार नहीं किया, मनरेगा के लिए भी बजट नहीं बढ़ाया, रोजगार तो लोगों को मिला। अब पूछिए दो 3 महीने लोगों को तो नहीं मिल पाता, पैसा नहीं मिल पाता। पुरानी सरकार की योजनाओं की अनदेखी हो। पुरानी सरकार की जो भी योजनाएं थी बहुत अच्छी थी, पुरानी पेंशन योजना थी बहुत अच्छी थी। 1961 के अनुसार जो है जितने भी श्रम कानून बने थे वो सब अच्छे थे, बहुत ही सोच समझ के कि संविधान पर बहुत सारे चीजें जो दी गई थी सब कुछ अच्छा था उस समय का। अब हम संविधान को न माने तो ये तो बड़ी बड़ी गलती होगी, फिर हम मानेंगे किसको? क्योंकि हम भगवान पे भी भरोसा करते हैं, संविधान पे भरोसा करते हैं। संविधान ये हमें हक देता है, अधिकार देता है, यदि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है उसके लिए न्यायालय बनी है, न्यायालय द्वारा उसको सजा मिलेगी जिस अनुसार उसने अपराध किया होगा। कभी था कि जब हम परेशान थे तब ये कहते थे अब ईश्वर जाने, यदि हमको कोई प्रताड़ित करता है ईश्वर पर छोड़ देते थे, लेकिन आज तो तुरंत दंड मिलता है। तो हम ये सब संविधान प्रदत्त है, संविधान ने बहुत अच्छा कहा वो है, जो अधिकार दिए गए बहुत अच्छे हैं और वो जनता को मानना चाहिए। 2017 में हाथी को 24% वोट बैंक मिला था, इस बार उन्हें इतनी अनदेखी क्यों की जा रही है? अब आप ये देखिए, हम लोग क्या मतलब कि मीडिया और क्या मतलब सभी लोग मायावती को नजरअंदाज कर रहे हैं? आप सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं जैसे उनके काम लोगों को नहीं आता। ठीक है, उसका बाद सबसे पहले हम ये बताएंगे कि मुलायम सिंह यादव ने जिस समय मुख्यमंत्री हुए थे वो किसानों का कर्जा माफ किया था 10,000 रुपए। सबसे पहले इनको धरती पुत्र मुलायम सिंह कहा गया है कि किसान के नेता थे, जमीनी नेता थे। आज भी जो देश की 70% आबादी है, प्रदेश में भी ये माना जाता है 70% आबादी किसान है, कहीं न कहीं किसानी कर रहे हैं, या उनके बच्चे भले आगे बढ़ गए लेकिन वो किसानी से जुड़े हैं। तो किसान का कर्ज माफी योजना एक बहुत बड़ी योजना थी, बहुत हितकर थी, जिससे पहले क्या होता था, किसान जो है महाजन से कर्ज लेता था और कर्ज के तले इतना डूब जाता था तो अपना खेत भी बेच देता था, तब उनका तभी भी नहीं पार हो पाते थे, तो आखिर में वो आत्महत्या करते थे। इसलिए नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने जो है उसको किसान कर्ज माफी योजना लाई, जिसको बाद में कुछ सरकारों ने भी बाद में माफ किया। ये बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि किसान अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के साथ उनकी इतनी माली हालत अच्छी नहीं है कि शादी बारात कर लें, तो इसलिए उनको कर्ज माफी हो जाती। जो मान लिया साल भर 5 साल कर्ज लिया तो उनका कर्ज माफ हो गया। आपदा वगैरह जब आती तो उससे थोड़ा राहत हो जाती। अब होता क्या है, किसान फसल तैयार किया, ओले पड़ गए या सूखा हो गया तो उस समय बड़ी स्थितियां खराब हो जाती किसानों की। तो किसान को जो सरकार है वो ज्यादा से ज्यादा लाभ दे, और यदि किसान जिस पक्ष में होगा वही सरकार बनेगी। अब किसान ही जो 70% जनसंख्या, शहर में सिर्फ 30% जनसंख्या है। ये ठीक है, युवा ज्यादा है, युवा बहुत अच्छी बात है, पढ़े लिखे युवा है, युवा देश के दिशा देते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन किसान को भी एक नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान, तो वो नारा आज भी कामयाब है। यदि हमारे देश का किसान, नौजवान, जवान ये खुशहाल रहेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन किसी न किसी कारण हम उस पे, हमारी सरकारें उस पे ध्यान कम दे रही हैं, ये कहीं न कहीं एक हमारी कमी है। मायावती के बारे में आपने नहीं बताया। मायावती के बारे में लोग बताते हैं, जब उस समय सरकार थी बहुत अच्छा काम किया था, उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे बनवाने की उनकी प्लानिंग थी, बहुत अच्छा जो आज में बना है या कुछ वो है, लेकिन बहुत उनके शासनकाल बढ़िया था। ऐसा नहीं, उनके यहाँ जो है कानून व्यवस्था अच्छी थी। और उसके साथ ही उस पे सपा में जब अखिलेश आए हैं तो उस पे भी काम किया, अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा काम किया। जैसे मान लिया आदमी परेशान है तो 1090 शुरू कर दिया, मान लिया कोई लड़की परेशान हो रही है, प्रताड़ित की जा रही है तो 1090 तुरंत 5 मिनट में पुलिस आ जाती थी। अस्पताल को 108 एम्बुलेंस दी,
जिससे आज मान लो कोई घर से मरीज नहीं जा सकता है, तुरंत फोन किया गया, 108 नंबर डायल किया गया, पहुंच गई। तो अखिलेश ने 100 नंबर डायल किया, वो किया, शुरू किया। बहुत अच्छा कानून व्यवस्था सुधारने के बड़े प्रयास हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। अब बताते हैं योगी साहब एंटी रोमियो शुरू किया। कहाँ पर कौन सी एंटी रोमियो कोई ऐसा हुआ है जहां पर लोगों को, लड़कियों को फायदा मिला हो? एंटी रोमियो क्या फोन नंबर आज तक का कोई लड़की जानती है एंटी रोमियो फोन नंबर क्या है? कैसे उसको सुविधा मिलेगी? वो 190 ठीक था, तुरंत सबको मालूम था कि अभी फोन कर देंगे, अभी आ जाएगी। लोगों में भय भी था, लेकिन एंटी रोमियो का कहाँ पर भय है? क्या फोन करेगी लड़की, कहाँ फोन करेगी? तो उस समय अखिलेश ने जो काम किया था बहुत अच्छा किया था। डायल 100, 108, 100, ये 190 शुरू किया। बहुत अच्छी योजनाएं थी उनकी, और उस पे भले ही समय ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा, लेकिन वो योजनाएं बहुत थी। इसके लिए विदेश की टेक्नोलॉजी लाई गई थी। ये कानून व्यवस्था सुधारने के लिए अखिलेश ने बहुत अच्छा काम किया। और ये है कि अखिलेश सबके घर में तो नहीं बैठे थे, लेकिन उन्होंने योजनाएं शुरू की, उसका लोगों को फायदा भी मिला। आज भी टाइम पे उसका एम्बुलेंस का फायदा मिला। आज भी कहीं पर कोई लोग परेशान है, अगर भले उसको योगी साहब ने 112 कर दिया हो, लेकिन डायल 100 बहुत अच्छी योजना थी, तो उससे लोगों को लाभ मिलता था। कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा होने वाला है, डायल 100 कर दीजिए, पुलिस आ गई 5 मिनट में। लोग कहते हैं मायावती के जो अच्छे और बड़े नेता जो थे, जमीनी नेता और विधायक, सब सपा की ओर चले गए। उनका वोट बैंक भी आएगा क्या? हाँ न, ये देखिए अब जो जनता है इस समय वाले, वो जिस मायावती का वोट बैंक था, वो देख रहे हैं कि इस समय वो इतना सक्रिय राजनीति में नहीं है, धरातल पर मायावती जी नहीं आई हैं, तो उनका वोट बैंक ज्यादातर के लोग ये बता रहे हैं कि जैसा हमने लोगों से वो किया कि सपा तरफ जाएगा, कुछ बीजेपी की तरफ भी जा सकता है, लेकिन ज्यादातर सपा की तरफ ही जाने, क्योंकि सपा पे ही भी लोग विश्वास करते हैं। किसान है, जो वोट बैंक था वो ज्यादातर किसान है, इसलिए सपा में, किसान सपा में जाने को उम्मीद कर रहा है कि हम बहुत सारी आशा और उम्मीद लगाए बैठे हैं। जिला पंचायत सदस्य का जब चुनाव हुआ था, तब सपा ने बहुत अच्छी सीटें निकाली थी, लेकिन जिला अध्यक्ष के चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि जो सीटें तो निकाली, लेकिन जिला अध्यक्ष बनाने में वो पीछे रह गए। देखिए, जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ था वो जमीनी चुनाव होता है, बैलेट से हुआ था, और उसमें जनता बिना किसी दबाव के वोट देती है, बिना किसी दबाव के। लेकिन तो इसलिए सपा जीत गई थी। लेकिन जिला अध्यक्ष का चुनाव हमेशा ज्यादातर करके जिसकी सरकार होती है उसी के ज्यादा बनते हैं। वो छल बल दल धन सब पे होता है, तो जो ये कर लेता है वही जीतता है, और वो काम सपा ने कर नहीं पाई है, इसलिए बीजेपी के ज्यादा जिला अध्यक्ष बनता है। किसानों की बात की, किसान नेता राकेश टिकैत ने कल कहा कि ये जो जिन्ना, पाकिस्तान या जो ऐसे मुद्दे आते हैं, भावनाएं उनसे को भटकाने वाले, ठीक है, तो उन्होंने कहा ये चुनाव के टाइम पे 2.5 महीने के लिए आते हैं, इनसे बच के रहना है। क्या इस बार ऐसा नहीं होगा? मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम नहीं का नहीं होगा? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, जिन्ना बहुत पुरानी बात हो गई है, और हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्या वो इंसान नहीं है? क्या मुस्लिम इंसान नहीं है? मुस्लिम भी इंसान है। और जैसा हमें जानकारी है, जो मंदिर, ज्यादातर बड़े मंदिर जो हैं जहाँ थे, वहां पे मस्जिद भी बनाई गई थी। लोगों के पास समय का अभाव था, तो सुबह सुबह लोग उधर नमाज पढ़ते थे, उधर वो पूजा करके रास्ते में मिलते थे तो हाल चाल पूछते थे, दुख दर्द एक दूसरे का पूछते थे। ये एकता के प्रतीक थे। उस समय ये कुछ नहीं था कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इसको लोगों ने बीच में बांट दिया, राजनीति के कारण लोगों ने बांट दिया इसको। लेकिन आज भी हम लोगों में ये भावना पैदा कर दिया कि अरे यार ये तो मुसलमान है, ये हिंदू है, तो गलत भावना। ऐसा नहीं होगा। हम लोग, भारत देश अनेकता में एकता का वो है, संदेश देता है, और हम एक रहना ही पसंद करेंगे। हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं मतलब है, हम इंसान हैं, मानव हैं, मानव की तरह ही रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम पाकिस्तान से जाएं। हमारे काम चाहिए, युवा लोगों को रोजगार चाहिए। हमें मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान से नहीं मतलब। क्या पाकिस्तान क्या है? हमारे भारत देश का आगे पाकिस्तान क्या है? कुछ नहीं। वो क्या कर लेगा भाई? हम अपना देश देखें, हमारे यहाँ हम ये देखें कि हम शिक्षा में कितना आगे हैं पाकिस्तान से,
हमारे यहाँ रोजगार कितना मिल रहे हैं बच्चों को, हमारी खेती व्यवस्था कितनी है, हमारे यहाँ अस्पताल कैसे हैं। हम ये पाकिस्तान से तुलना करें, दूसरे देशों से ये तुलना करें, हम दूसरे देशों के कितना अच्छे हैं, दूसरे देशों को हम भय या क्या ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं। देश ने कहा है कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन हमारा चीन है। यह बात कोई आज की नहीं है, आज तक का 2 ही रक्षा मंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस बात पर बोले हैं, और जहां तक का मेरा मानना है उन्होंने बहुत ही सही कहा था, मुलायम सिंह यादव और जॉर्ज फर्नांडिस। 2 रक्षा मंत्री ये कहा था कि हमें पाकिस्तान से नहीं, चाइना से सतर्क रहने की, चाइना से सतर्क रहने की जरूरत है, जिसका आज कहीं न कहीं उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा, जो उस समय उन लोगों ने कहा था। आज अरुणाचल प्रदेश में जैसा मालूम हुआ है कि चीन ने 100 घरों का एक गांव बसा लिया है। तो अगर हम उनकी बात को ध्यान दें तो वो सही कहा था। हमको पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान क्या है, कुछ भी नहीं है, ना वो हमारे जीडीपी भी ना है, किसी भी मामले नहीं, शिक्षा में मामले, सब मामले में हम आगे हैं, तो पाकिस्तान हमारा कोई बराबरी करेगा। और कोई मुद्दा हमारे सबसे बड़ा मुद्दा किसान नौजवान का है। यदि कोई बच्चा, एक बच्चा पढ़ लिख करके तैयार होने में लगभग उसको 20-22 साल लग जाते हैं, 20-22 साल बाद वो भी चाहता है कि हम IAS बने या अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने जा करके, लेकिन आज के समय वो उसमें निराशा की भावना पैदा हो गई है कि हमको कुछ मिलेगा ही नहीं। अब ये अलग बात है, ये कहते हैं कि हमारे यहाँ स्किल की कमी है। क्यों भाई, हम अगर इसमें जा करके प्रशिक्षण लेंगे तो हमारा कितना फायदा होगा। हम एमटेक बीटेक कर चुके हैं, अब जा करके हम फिर से अपनी स्किल डेवलप करेंगे। 4 साल बीटेक करने के लिए 4 साल बच्चा हो गया, वो स्किल डेवलपमेंट करेगा, उसको रोजगार चाहिए, वो काम करेगा, अभी 6 महीने बाद वो बढ़िया इंजीनियर बन जाएगा। भाई 4 साल उसने पढ़ाई की ना, MBA किया, वो 4 साल बाद मैनेजर बन जाएगा। उसको ये करिए, उसको रोजगार दीजिए। कुछ दिन के बाद अब वो क्या करे, संविदा पे काम करेगा जा करके। एक डॉक्टर MBBS बनने के लिए संविदा पे काम करेगा जा करके। ये हमारे देश की हालत बना दी है, उसको रोजगार नहीं दे सकते। अब बात करेंगे कि हम राशन दे रहे हैं, राशन के क्या, तो इससे कोई वो बहरहाल हमने इनसे बात की और हमने जो मुद्दे हैं हमने उनको जाना, जो देश के लिए, प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जो मुद्दे हैं हमने उनको जाना। बहरहाल किस सरकार ऐसे ही चलती रहती है, लिखने का मतलब बदल जाता है, वजीर आजम वही रहते हैं, बस सरकार बदल जाती है।